उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर और कई जनप्रतिनिधि और अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं में सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ कांवड़ियों की सुविधाओं का ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव भक्त तेजी से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सावन की शिवरात्रि तक गाजियाबाद से हरिद्वार तक के बीच करीब 4 से 4.5 करोड़ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगाजल लेकर अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर के शिव चौक का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वहां बड़ी संख्या में कांवड़ियों की भीड़ मौजूद है। इसके अलावा मेरठ के प्रसिद्ध बाबा औगड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद के बाबा दुग्धेश्वर मंदिर और बागपत के पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों से शिव भक्त कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जाति, क्षेत्र और प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर एकता और शिवत्व की भावना को मजबूत करने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन की तैयारियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक संगठनों की जगह यहाँ कांवड़ सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहाँ श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो भी व्यवस्थाएं यहाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। उन्होंने सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हुए उनकी यात्रा को सफल और सुरक्षित होने की कामना भी की है। सीएम ने बताया कि शिवरात्रि तक कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जी हाँ, तो आपको ये भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दरमियान क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन भी पुष्प वर्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था कर दी गई है। मेरठ में मुख्यमंत्री द्वारा कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिला और बोल बम के साथ ही हर हर महादेव के नारों के बीच मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों का जोरदार स्वागत भी किया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भक्ति में रंग जाते हैं तो कुछ इसी अंदाज में वो नज़र आते हैं। और यहाँ पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का जो चलन उन्होंने अपनी सरकार आने के बाद से शुरू किया है वो लगातार जारी है। हर वर्ष कुछ इसी अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के बीच पहुँचते हैं और ज़बरदस्त तरीके से उनका उत्साहवर्धन करते हैं, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को पूरी कर वो बिना थके, बिना रुके वो आगे बढ़ते हैं। उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, नंगे पाँव वो कांवड़ उठाते हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ उनकी सराहना करने के साथ साथ तमाम सारी जो व्यवस्था हैं उनका भी दावा करते नज़र आते हैं। अंकुर हमारे सहयोगी मौजूद हैं तमाम महत्वपूर्ण और जानकारी के साथ। अंकुर, कैसे देखा जाए और क्या मुख्यमंत्री ने इस बीच संदेश देने का काम किया है? देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये समझाने की कोशिश की है कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी उनका परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है पिछले समय जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो कांवड़ियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई जगहों से कांवड़ियों के साथ जो है दुर्व्यवहार भी किया जाता था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जो है इस चीज़ में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। पहले अगर हम बीते सालों की बात करें तो भाजपा सरकार में ही योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे बयान रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करेगा हम उसका सीधा इलाज वहीं पे कर देंगे। यानी उन्होंने सीधी चुनौती दे दी थी उन असामाजिक तत्वों को जो यहाँ पर कांवड़ यात्रा को खंडित करने का प्रयास करते थे। क्योंकि कांवड़ यात्रा अपने आप में एक कांवड़ियों की अगर हम बात करेंगे तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा धार्मिक महत्व रखता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो जल जो कांवड़िया अपनी पीठ पर लाद के ले जाते हैं, चाहे वो 1 लीटर की बोतल हो या 101 लीटर का घड़ा हो, जो अपने कंधे पर लाद के ले जाते हैं, अगर वो ज़मीन पर रख जाएगा तो वो खंडित हो जाएगा। यानी उसको आप भगवान पर नहीं चढ़ा सकते। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर भाजपा सरकार और ख़ास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो है उनकी सहूलियत के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उनको प्रदान की है। जैसे कि उन्होंने बोला कि जगह जगह जो है कांवड़ियों के रुकने का जो है व्यवस्था की जाए, उनके पैरों को
आराम के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाए, उनके लिए भोजन की सामग्री की तैयारी की जाए। और यही नहीं, उनका जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा है ये तो सालों से चर्चा के केंद्र में रहा है और आज भी हमें वही देखने को मिल रहा है। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो हेलीकॉप्टर से ऊपर जायजा भी ले रहे हैं और जो है जहां पर पूरा आयोजन किया जा रहा है वहां पर पहुंचकर खुद पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप में बयां कर जाती हैं कि अब कांवड़ियों को उत्तर प्रदेश क्या देश के किसी भी राज्य में किसी भी चीज से डरने की जरूरत है नहीं, जब तक योगी आदित्यनाथ साथ हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है। अंकुर, जब समाजवादी पार्टी से ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सनातन का संदेश वो देते हैं, तो कहा जाता है कि कुछ छद्मधारी भेष रखकर कुछ ऐसे लोग हैं जो कालनेमी के तौर पर हैं। ये भी हजम नहीं हो रही समाजवादी पार्टी को। आज चर्चा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यही कह रहे थे। देखिए, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर मुद्दे की राजनीति से भटककर दोहरी राजनीति अपनाने की कोशिश करती है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अगर हम 2027 के चुनाव देखेंगे तो याद कीजिए जनवरी फरवरी का जब समय था, 2026 का शुरुआती दौर चल रहा था, 2026 के शुरुआती महीने थे, उसमें पीडीए की काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव। उसके बाद जब उनको लगा कि पीडीए का मामला कमज़ोर पड़ रहा है तो ये राम मंदिर का मुद्दा उठा लिया। अब राम मंदिर का मुद्दा उठा लिया, उसके बाद नीट पेपर पर आए। अब नीट पेपर पर भी उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पर हिंदू आस्था पर आ गए हैं। और ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि हिंदू आस्था के नाम पर कहां कहां राजनीति नहीं खेली गई है। हर जगह हिंदू और सनातन के नाम पर जो है राजनीति खेलने की कोशिश की गई है और वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, ये जो उत्तर प्रदेश की और साथ में भारत की जनता है, उनको सब समझ में आ रहा है कि हिंदुओं के नाम पर किसकी सचमुच में चिंता की जा रही है और किसके नाम पर राजनीति की जा रही है। तो ये आने वाला वक्त तो बता ही देगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर ये देखा जाए कि कुछ इस तरह की भी तस्वीरें सामने आती हैं अंकुर, जिसमें ये देखने को मिलता है कि तमाम जो भोले के भक्त हैं जो शिवालयों में पहुंचते हैं गंगा जल लेकर, उनको लेकर ये इस तरह की भौड़ी टिप्पणी और गंदी जुबान इस्तेमाल करना, कुछ लोगों के तहत ये कह देना ये नशेड़ी गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, कोई कह देता आतंकवादी हैं। ये क्या तरीका है? देखिए, वो कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर यहाँ पर समझिए, अगर हम कांवड़ यात्रियों की अगर हम आंकड़े देखें और उनकी हरकतें देखें तो उसमें ऐसा ये कहना तो हरगिज़ गलत होगा कि जितने भी कांवड़ी हैं सारे गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जो भी पार्टी के अध्यक्ष या जो भी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, ये साफ तौर पर समझने वाली बात है कि ये हिंदू विरोधी बात हो रही है, ये सनातन विरोधी बात हो रही है। क्योंकि कांवड़ यात्रा अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है, भोले बाबा की आस्था ये साफ तौर पर जाहिर हो जाती है। अगर आज के समय में आमतौर पर कोई आदमी सोचे कि 5 किलोमीटर भी नंगे पैर चलना है तो मन में ही सोच के बाद परेशान हो जाएगा। लेकिन कावड़ उठाने वाले लोग ऐसे होते हैं, वो कावड़िए ऐसे होते हैं जो किलोमीटर की परवाह नहीं करते। वो केवल यही बोलते चले जाते हैं कि भोले बाबा का नाम लेंगे और भोले बाबा मंजिल तक पहुंचा देंगे। और इसके बावजूद उस आस्था का सम्मान ना करना, इसके बावजूद उस आस्था को मान ना देना, ऐसी अभद्र टिप्पणियां करना, ये राजनीतिक लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल, और यही तस्वीरें बयां करती हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता के बीच किस तरह की मौजूदगी होती है और जनता उन्हें क्यों पसंद करती है, ख़ास तौर पर सनातनी उन्हें क्यों पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ का इसमें कहीं कोई किसी से भी मुकाबला नहीं हो सकता। उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है और उसके लिए चाहे कोई राम मंदिर का जिक्र करे या केदारेश्वर मंदिर बनवाए या और भी तमाम सारे क्रियाकलाप करें, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो प्रचंड तरीके से एक बड़ी जो लकीर खींची है उस तक अभी शायद कोई पहुंच पाए और कुछ परिणाम भी उस ओर इशारा भी करते हैं। अब 27 में देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश की जनता किसे गले लगाएगी और किसे नकारेगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रयागराज में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं, रोजगारों, शिक्षा और तकनीक से लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। करीब 20 मिनट के अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था उन्हें रोजगार देने के बजाय एक तरह के चक्रव्यूह में फंसा रही है। राहुल गांधी के साथ कार्यक्रम में प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी मौजूद थी। साथ ही कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 23 जिलों के छात्रों के पहुंचने का दावा किया गया। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में करीब 40 करोड़ युवा हैं और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में चीन की ताकत की चर्चा होती है, लेकिन
भारत के युवाओं की क्षमता उससे कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि परिवार अपनी कमाई और बचत खर्च करके युवाओं को BA, MA और दूसरी डिग्रियां दिलाते हैं, लेकिन डिग्री मिलने के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं होती है। राहुल ने दावा किया कि 1000 युवाओं में केवल करीब 12 लोगों को स्थायी नौकरी मिलती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया और रील्स को लेकर भी युवाओं को आगाह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं से कहा जाता है कि जितनी रील देखनी है देखो और जितनी रील बनानी है बनाओ। राहुल के मुताबिक रील 21वीं सदी का नशा है। उन्होंने कहा कि युवाओं का ध्यान असली मुद्दों से हटने की कोशिश की जा रही है, हटाने की। उनके मुताबिक रोजगार, शिक्षा और भविष्य जैसे सवालों पर युवाओं को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। कार्यक्रम में कई छात्रों ने राहुल गांधी के सामने अपनी समस्याएं रखीं। बिहार की एक छात्रा ने पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज और कार्रवाई का जिक्र किया। एक अन्य छात्र ने पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का दावा किया और कहा कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। जो लाखों लोग बताए गए अंकुर कि लाखों लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं जी, हालांकि लाखों का दावा किया गया कि कुछ हज़ार लोग की संख्या अगर हो जाती है तब भी जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। तो जितने भी लोग पहुंचे थे, लगता नहीं ये लोग सेलेक्टिव हैं, सब वही छात्र पहुंचे जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको पुलिस ने निशाना बना दिया था। बाकी तो समस्याएं तो बहुत लोगों की हैं। और राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं, ये बता रहे, अच्छी बातें उन्होंने कही युवाओं के लिए, लेकिन क्या राहुल गांधी ये बता पाएंगे अंकुर कि जिन राज्यों में राहुल गांधी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ की स्थिति क्या है उन राज्यों की? देखिए, अगर हम कर्नाटका की बात करेंगे, कर्नाटका से शुरुआत करते हैं। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी न्यूज़ को लेकर जो है प्रदर्शन हुआ था, वहाँ भी पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट राहुल गांधी के खिलाफ एक भी आवाज़ उठा रहा है, उस सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया जा रहा है। जो भी लोग राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस की गठबंधन अच्छी है हेमंत सोरेन की सरकार से। लेकिन राहुल गांधी को आज के समय में अगर वो सचमुच में छात्रों के हितैषी हैं तो उनको झारखंड में होना चाहिए था, ना कि प्रयागराज में। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कही कि ये जो रील्स है ये 21वीं सदी का नशा है, और ये कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। जब ये प्रधानमंत्री जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा जो रील्स डाल रहे हैं जेनजी से कनेक्ट करने के लिए, उसको किस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो हैं प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर खुद अपना घेराव कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद अभी कल ही E20 पेट्रोल को लेकर एक रील डाली थी जिसमें वो खुद घिर गए। सोचिए, सोशल मीडिया पर उनके लिए मीम बन रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी नहीं देखेंगे, ये कांग्रेस नहीं देखेगी। और ये जो छात्र वहां पर पहुंचे हैं, क्या गारंटी है इस बात की कि जितनी यहाँ पर भीड़ है, चलिए हजारों छोड़िए लाखों की भीड़ है, क्या गारंटी है इस बात की कि उस भीड़ में लाखों छात्र ही हैं? और क्या गारंटी है इस बात की कि वही छात्र हैं जो प्रताड़ित हैं? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तब भी कांग्रेस यहाँ पर केवल यही दावे करेगी कि हमारा छात्रों का गूंज जो कार्यक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा सफल है। अब सोचिए, प्रयागराज जाने का क्या मतलब था जब झारखंड में इतना बड़ा मुद्दा उठ रहा है। उनके प्रवक्ता हमारे ही चैनल पर ये बोल देते हैं कि राहुल गांधी को जब लगेगा कि प्रयागराज का मुद्दा बड़ा है तो राहुल गांधी पहुंच जाएंगे। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि प्रयागराज में तो बाकी जगह से बच्चों को बुलाया गया है, बता रहे बिहार से आए हैं, कोई कहाँ से आया है, लेकिन वहाँ रांची में तो इनको इस तरह से निमंत्रण देने की, पीले चावल भेजने की भी जरूरत नहीं थी। वहाँ तो तमाम बच्चे बैठे ही हैं हजारों की संख्या में। अब देखिए, ये अगर राहुल गांधी झारखंड में ये जो छात्रों की गूंज वहाँ नहीं हो सकता था कार्यक्रम आयोजित। देखिए, राहुल गांधी अगर वहाँ झारखंड, पुलिस आपकी है, तंत्र आपका है, सिस्टम आपका है, सरकार आपकी है, मंत्री आपके हैं, और अच्छा तो आपके साथ गठबंधन भी है बिल्कुल जेएमएम का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अगर राहुल गांधी झारखंड में जाएंगे तो काफी लोगों को ऐसा लगता है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी झारखंड में इनवाइटेड नहीं है, क्योंकि झारखंड के बच्चों का केवल एकमात्र कहना है कि हमने जंतर मंतर की स्थिति देखी थी, और जब से पॉलिटिकल पार्टियां, जितना विपक्षी दल था वो घुसा, उसके बाद से मुद्दा और ज्यादा भड़का था, ये मुद्दा और ज्यादा गरमाया था। क्योंकि ये बात हकीकत है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कितने बच्चों को फायदा मिला? चलिए, मुआवजा दिया गया, जो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी इस डिप्रेशन के चलते, उनके परिवार को मुआवजा देने की बात कही, वो एक तरीके से आर्थिक फायदे की बात कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या फायदा मिला?
यहाँ पर झारखंड, दिल्ली में तो विपक्ष में थे अंकुर, तब मान लीजिए आपने मंच साझा नहीं किया या आप नहीं चाहते थे कि कोई आपको ये कहे कि आपने बच्चों का जो आंदोलन था वो हाईजैक कर लिया। यहाँ तो आप सत्ता में हो हुजूर, यहाँ तो आपकी सरकार है गठबंधन की, आप काहे मुख्यमंत्री जी से बात करके और इस समस्या का समाधान नहीं कर देते हो? आप क्यों नहीं जाते हो बच्चों के बीच में? देखिए, हेमंत सोरेन ने कोशिश की थी, 2 से 3 बार मीटिंग भी हुई है। जो बच्चों के प्रतिनिधि मंडल तैयार किए गए थे, 10 बच्चे ऐसे तैयार हुए थे जिनको मंत्री से बातचीत करनी थी, लेकिन उन 2-3 बैठकों के बाद भी कोई साझा निष्कर्ष नहीं निकला। उन बच्चों का यही कहना है कि हमारी अगली मुलाकात में देवेंद्र महतो, जो कि वहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने किया, उन्होंने बोला देवेंद्र महतो अगर हमारे साथ चलेंगे, बात करेंगे तो ही आगे की बात की जाएगी। क्या हेमंत सोरेन इन 3 बैठकों में बात नहीं करवा सकते थे? क्या राहुल गांधी इन 3 बैठकों में से किसी एक में शामिल होकर वहां पर बच्चों की आवाज नहीं उठा सकते थे? यूं तो राहुल गांधी खूब रीले डाल रहे हैं, आस्क मी एनीथिंग के पोस्टर चला रहे हैं, लेकिन क्या झारखंड को लेकर बात नहीं की जा सकती थी? यहां पर प्रयागराज इसलिए जाना हुआ क्योंकि 2027 के चुनाव बिल्कुल निकट है। उत्तर प्रदेश में वैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंदरूनी कला देखने को मिल रही है। यहां पर बोला जा रहा है कि भैया हमारी पार्टी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। समाजवादी पार्टी भी वही राग अलाप रही है। तो इनको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अगर देखा जाए तुलनात्मक तरीके से अंकुर, तो समाजवादी पार्टी बड़े भाई की स्थिति में है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में वो मुख्य विपक्षी दल है। भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी की सीधी फाइट है तो वो समाजवादी पार्टी से है। ऐसे में कांग्रेस 3 में न 13 में उत्तर प्रदेश में है, और कांग्रेस अगर ये कहेगी कि हम सबसे ज़्यादा मजबूत हैं और इमरान मसूद अगर इस तरह की बार टिप्पणी करेंगे तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस इस विश्वास में है, या फिर मैं ये कहूँ इस अंधे विश्वास में है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन सकती है, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो जो गठबंधन को लेकर चीजें हुई थी उसमें कुछ स्तर तक जो है कांग्रेस का परफॉर्मेंस, कांग्रेस की गति जो थी वो ठीक ठाक थी। इसी को लेकर वो अंधविश्वास कांग्रेस अब भी 2027 के चुनाव में भी दिखा रही है। और यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी बड़े भाई की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस कहना चाह रही है कि अब हम चाचा बन चुके हैं, यहाँ पर अब हम और बड़े हो गए हैं समाजवादी पार्टी से, इसलिए हमें सीटें ज्यादा दी जाएं। इसी चीज को लेकर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के बीच अंदरूनी कला चल रही है। इसीलिए झारखंड न जाकर राहुल गांधी प्रयागराज जा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें तो वो हल्द्वानी पहुंच गए हैं, वहां भी जनता संबोधन कर रहे हैं। चाहते तो वो भी झारखंड जा सकते थे, क्योंकि वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, वो भी जा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं गए। झारखंड का मुद्दा प्रयागराज से अगर आप उठाएंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों राज्यों को चुना दोनों बड़े नेताओं ने, जहां दोनों राज्यों में चुनाव है, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, उधर ज़्यादा फोकस है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की समूची सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लामबंद हो गई है। लेकिन जहां कांग्रेस खुद घिर रही है वहां कांग्रेस किनारा कर लेती है, कम्बल ओढ़ लेती है, मुंह फेर लेती है। बिल्कुल ये स्थिति है झारखंड में। जेपीसी, हम तीसरी बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, हालांकि इस खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी खबर है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता और पेपर से जुड़े आरोपों के बीच छात्र परीक्षा रद्द करके दोबारा इसे कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के कई दौर बीत भी चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। शनिवार को सरकार के प्रतिनिधिमंडल और आंदोलनकारी छात्रों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में छात्रों की मांगों पर चर्चा की गई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। इससे पहले शुक्रवार रात को भी सरकार के प्रतिनिधियों और छात्रों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन इस बैठक में भी कोई सहमति नहीं बन सकी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर छात्र अनशन पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रक्रिया को और उनकी मांगों को, जो 3 मांगे हैं, उनको पूरी तरह से मान नहीं लिया जाता, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे, सरकार पर सवाल उठाते रहेंगे। जितने भी सवाल उठ रहे हैं अंकुर, या हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं कि 2 दौर की वार्ता खत्म हो गई, कब सरकार जागेगी, कब सरकार के कानों पर जू रेंगेगी, ये तमाम सारी बातें जो हम कर रहे हैं अभी, ये सारी चीज़ें जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब विपक्षी लोग कर रहे थे। यही राहुल गांधी जी कर रहे थे, यही अखिलेश यादव जी भी कर रहे थे, डिम्पल यादव जी भी निकल पड़ी थी अपने तमाम सांसदों के साथ जंतर मंतर पर। लेकिन अब यहाँ पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
जी देखिए, समझने वाली बात इसमें कोई ये कहे कि भाई सुनील जी या अंकुर गोस्वामी अपने मन से ये इस तरह की बातें बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को बहुत बखूबी कि ये सारी बातें जो हम आज कर रहे हैं कि 2 दौर की वार्ता हो गई, 3 दौर की वार्ता हो गई, सरकार नहीं चाहती है कि बच्चों की मांग माने, सरकार को झुकना होगा, ये तमाम सारी बातें ये खुद यही लोग कर चुके हैं जो जिनसे आज ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अंकुर, देखिए, वो कहावत है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों की तरफ पत्थर नहीं चलाते। हाँ। लेकिन शायद ये कहावत विपक्षी पार्टियों ने सुनी नहीं थी और समझी भी नहीं, अगर सुनी भी हो तो, क्योंकि उन्होंने पत्थर तो चला दिया दिल्ली में, अब वो पत्थर घूम के झारखंड की तरफ चला गया और वो झारखंड का घर जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो हुबहू बातें दिल्ली में जंतर मंतर पर कही जा रही थी, वही हुबहू बातें झारखंड में अब छात्र बोल रहे हैं, भाजपा बोल रही है। चलिए, दिल्ली में तो केंद्र की सरकार है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कितने ऐसे स्टूडेंट एसोसिएशन थे छोटे मोटे, वो आगे आए और उन्होंने यहाँ पर यही मांग रखी कि भैया हमें कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराओ तुरंत। और अब झारखंड में वही लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की, जो उनकी प्रवक्ता या अध्यक्ष कहूँ, नेहा बोरा, वो भी वहाँ पहुँची थी। उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने ये बात कही कि जो है अब जो एजेंसी है उसकी जांच होनी चाहिए, प्राइवेट एजेंसीज को हटा देना चाहिए, सरकार को जिन्होंने धोखा किया है उनको हटा देना चाहिए और दोबारा पेपर कराना चाहिए। क्यों भाई? जब भाजपा सरकार ने ये बात करी थी तब तो आपने बोल दिया था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो। अब झारखंड में इस्तीफे की बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसी करके नेहा बोरा के ऊपर भी स्याही फेंकी गई, क्योंकि वहां पर राष्ट्र विरोधी बातें भी चल रही थी। और झारखंड के बच्चों का यही कहना है कि आपको हमारे समर्थन में नहीं आना, आप मत आइए, लेकिन आकर अगर देश के विरोधी बात करेंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे तो हमें मानना नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे। झारखंड के छात्र इस समय इतना संवेदनशील प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं देना चाहते, क्योंकि वो साफ सीधा कह रहे हैं कि हम उम्र का लिहाज करते हैं, उनकी जो उम्र है हम उसका लिहाज करते हैं, और जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। ऐसी बातें आ रही हैं। इसी वजह से ये शब्द का इम्तिहान लिया जा रहा है। फिर अंकुर देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर कांग्रेस नहीं बोलेगी, गठबंधन में कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं बोलेगी, हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आकर अगर 2 शब्द बोल देंगे कि हम लोग जनता के साथ खड़े हैं, उससे काम नहीं चलेगा। 2 दौर की वार्ता हुई, तीसरे वार्ता की बात चल रही है, चौथे वार्ता की बात आप कर देंगे, 5वें, 6ठे, ऐसे जितने भी आगे चलते जाएंगे। अगर बातचीत सुलझनी होती तो पहली वार्ता में सुलझ जाती, बातचीत अगर होनी होती तो पहली बैठक में बातें हो जाती। कुछ तो ऐसा छात्रों ने रखा होगा अपनी परेशानी, जिसको सुनकर हेमंत सोरेन शायद घबरा गए हो, जिसको सुनकर उनके पीछे जो बैठे दोस्त हैं, जो गद्दी को इशारा कर रहे हैं, वो शायद मना कर रहे हो। इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है 2 बार ये वार्ता फेल हुई है, असफल रही है। और छात्रों का तब भी यही कहना है कि हम अब भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, हम दिल्ली वाली स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। इसी चीज को देखकर भाजपा भी समर्थन में खड़ी है यहाँ पर छात्रों के, और पूरा विपक्ष घबराया हुआ है, इसलिए संसद में भी झारखंड की बात नहीं होने दे रहा। फिर वो लोग कौन थे अंकुर जो कह रहे थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रधानमंत्री को मार देंगे, गृह मंत्री को मार देंगे और सदन में आग लगा देंगे? वो लोग कौन थे? जब ये स्टूडेंट हैं और जो ये खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह का न ऐसे एलिमेंट को आने देंगे, न हम इस तरह की गतिविधियों में किसी को संलिप्त होने देंगे, न हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, हम सिर्फ सिस्टम में सुधार चाहते हैं। फिर वो लोग कौन थे दिल्ली में? उनके लिए तो कहा जा रहा है कि उनको न्याय नहीं मिला है, अभी सारा विपक्ष उन्हीं के न्याय दिलवाने में लगा हुआ है। देखिए, विपक्षी दल चाहे माने या ना माने, लेकिन जंतर मंतर के प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी तत्व मौजूद थे, ये बात सबने देखी। क्योंकि पथराव जो किया गया था छात्रों के द्वारा, वो छात्र नहीं थे, कई अधेड़ उम्र के लोग थे। और ये दावे के साथ मैं आज भी कह सकता हूं, मैं खुद गया था उस प्रदर्शन में, मैं खुद वहां मौजूद था, रात के 3:30-4 बजे तक वहां मैं मौजूद रहा और मैंने चीज देखी। वहां पे मुझे बच्चे बहुत कम तादाद में दिखे, बल्कि इस उम्र के लोग मिले जैसे हम और आप, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उस उम्र के लोग मुझे वहां ज्यादा मिले। नीट के मैंने जितने लोगों से वहां पर बात करने की कोशिश की, एक ऐसा मुझे छात्र नहीं मिला जो नीट का छात्र हो। कोई दूसरे राज्य से आया हुआ था, चलिए मान लिया आप दूसरे राज्य से आए हैं, आप छात्र हैं, लेकिन नीट का छात्र मुझे वहां पर नहीं मिला।
बेशक अभिजीत दिपके के इर्द गिर्द बैठे होंगे, बेशक सोनम वांगचुक के इर्द गिर्द बैठे होंगे, लेकिन उस पूरे प्रदर्शन का जायजा जो मैंने लिया था और अब जो झारखंड के हालात देख रहा हूं उसमें 19-20 हजार का फर्क है। यहां पर छात्रों को उपद्रव नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि भैया बारिश हो रही है, हम खुद तिरपाल लेके खड़े हो जाएंगे। वो कह रहे हैं अब हमारे लिए खाने का इंतजाम मत कीजिए, मंदिर से भंडारा आ रहा है, लोग करने वाले हमारे लिए कर रहे हैं। ये क्या मैसेजिंग हो रही है फिर इसके बाद क्या इसका असर पड़ सकता है अंकुर चुनावी राज्यों में झारखंड का? देखिए, जो जेनजी जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद ये सोच रहा था कि ये हमारी जीत है, झारखंड के उस प्रदर्शन के बाद उस जेनजी को ये समझना होगा कि जंतर मंतर की जीत असल में उनकी हार थी, कि जेनजियों को किस तरीके से राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। क्योंकि जेनजी जंतर मंतर पर भी मौजूद थे, यही जेनजी झारखंड में भी मौजूद है। एक ने भी यहां पर पुलिस पर हमले की कोशिश नहीं की, एक पर भी पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज तक नहीं किया। क्यों भैया? पुलिस तो वहां भी वही है, यहां भी वही है। हेमंत सोरेन की सरकार है, वो चाहे तो लाठीचार्ज करके तुरंत वहां पे जो है पूरा माहौल खाली करवा दे, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां पर छात्र संवेदनशील तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और यही करना चाहिए था जंतर मंतर में भी, और यही मैसेज मिल रहा है। क्योंकि झारखंड के जो बच्चे करके दिखा रहे हैं ना, वो अपने आप में अविश्वसनीय है, वो अपने आप में प्रशंसा लायक है। उन बच्चों की सराहना होनी चाहिए जो बच्चे अपना घर बार छोड़ के सुबह से लेकर रात तक वहां पर मौजूद हैं, जो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। देवेंद्र महतो मैंने आपको बताया, सोनम वांगचुक की तरह भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये मैसेज देती हैं कि दिल्ली का जंतर मंतर आपकी जीत नहीं थी, बल्कि झारखंड का ये प्रदर्शन आपकी हार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र महतो अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि वो पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे, बुरी तरह हारे थे, इसलिए वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं? देखिए, देवेंद्र महतो की तरफ से अगर हम बात करें राजनीति के तौर पर, तो अभी तक उनकी पार्टी का एक भी, अगर मैं कार्यकर्ता कहूं या समर्थक कहूं, एक भी तख्तियां हमने झारखंड के प्रदर्शन में ऐसी नहीं देखी। जो भी तख्तियां हमें देखने को मिली हैं, तख्तियों से ज़्यादा सर हमें मशाल देखने को मिली हैं। रात को वो बच्चे मशाल लेकर निकल रहे हैं प्रदर्शन पर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। अगर राजनीतिक अगर आप अपना हथियार बना रहे होते तो आपके जो प्रवक्ता आके आपकी पार्टी के लिए नारेबाजी नहीं करते, आपके समर्थक आके आपकी पार्टी के लिए नारेबाजी नहीं करते? क्या एक ऐसी आवाज़ निकली थी कि आप देवेंद्र महतो को अगले चुनाव में वोट दीजिएगा? नहीं निकली। और देवेंद्र महतो का भी यही कहना है कि मैं यहाँ केवल राजनीति के लिए नहीं हूँ, मेरे को राजनीति चाहिए ही नहीं, मेरे को छात्रों का हित चाहिए। देखना होगा कि ये रांची का जो आंदोलन है, खासतौर पर झारखंड का, आदिवासी बच्चों का, आदिवासी बेटियों का, जो परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं सोरेन सरकार के खिलाफ, ये देखना होगा कि ये क्या रंग लाता है और क्या ये विवाद सुलझता है, सरकार सभी मांगों को मान लेती है जैसे केंद्र सरकार ने माना, क्या ये सभी लोग घर को लौट जाएंगे, या फिर सरकार और चाहती है कि अभी इस मामले को और आगे बढ़ने दिया जाए और इसे तूल दिया जाए? क्या ऐसी स्थिति बन गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सबकी नज़रें हैं। इन 3 बड़ी खबरों पर हमने विश्लेषण किया और समझने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ राजनीतिक मैसेज और संदेश देने का काम हो रहा है। सरकार और विपक्ष के द्वारा भी कुछ राज्यों में चुनाव हैं आगामी समय में, उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, और झारखंड में क्या वाकई में एक निर्णायक फैसला आता है सोरेन सरकार की ओर से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश उत्तराखंड समाचार में। तो ज्यादा वक्त जाना करते हुए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड से क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और वजह है टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दरअसल ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई थी। पंत की इस अपील पर मुख्यमंत्री धामी का जवाब सामने आया है।